2026 का आगाज हो चुका है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में इलेक्शन का काउंटडाउन भी स्टार्ट हो चला है। नए साल में सबसे पहला सियासी अखाड़ा बंगाल में होना है। 100 दिन बाद ये दंगल होगा। उससे पहले एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। एसआईआर का दूसरा चरण चल रहा है। 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग और ममता बनर्जी की पार्टी आमने सामने है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को टारगेट पर लिया है। उन पर टीएमसी नेताओं को अपमानित करने का आरोप लगाया। तो वहीं चुनाव आयोग ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी भी धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी का 10 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और टीएमसी डेलीगेशन के बीच करीब 2.5 घंटे तक बात हुई। मीटिंग के बाद जब अभिषेक बनर्जी निकले तो उन्होंने सीधे चुनाव आयुक्त पर हमला बोल दिया, अपने अपमान का आरोप लगा दिया। टीएमसी और सीईसी की इसी तू मैं पर आज हम मुकाबला करेंगे। और आज मुकाबला में जो सवाल हम उठा रहे हैं वो सवाल ये हैं कि क्या चुनाव आयोग पर हमला एक नया सियासी पैटर्न बन गया है। सवाल ये कि क्या बंगाल में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग से लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। सवाल ये कि चुनाव आयोग पर विपक्ष को भरोसा क्यों नहीं होता है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। उससे पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जब अभिषेक बनर्जी मिलकर आए, चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर निकले। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दब जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। He started losing his temper। मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूं। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। इफ ही हैज द गट्स एंड गॉल, लेट हिम रिलीज द फुटेज। आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द इलेक्शन कमीशन ऑफिस। हियर इट गोज। Nirvachan Southern Election Commission of India. Gyanesh Kumar must be hearing what I am saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and combat and rebut every point I am raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मोहम्मद अमीन खान, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ईसीआई, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन करेंगे, और संजय शर्मा प्रवक्ता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं संजय शर्मा जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। ऐसा क्यों लगने लगा है कि चुनाव आयोग से लड़ेंगे, चुनाव आयोग को धमकाएंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे? ऐसा तो हमारी यदि आप बात पूछें तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है कि चुनाव आयोग को धमकाएंगे तो जीतेंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे तो जीतेंगे। चुनाव भारत की जनता का है। सामने विधानसभा चुनाव है, बंगाल की जनता को भाग लेना है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जिनको जनता चुनेगी वो जीत कर आएंगे। चुनाव आयोग की इसमें जो भूमिका होनी चाहिए, निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, हमें उसमें कमी दिखती है। हमें चुनाव आयोग के लहजे में, चुनाव आयोग के बर्ताव में, चुनाव आयोग के आचरण में सारी चीजें संदिग्ध दिख रही हैं। और जब से चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, हमने डे 1 से चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं, चुनाव आयोग जिस पद्धति से काम करना चाह रहा था, हमने डे 1 से चेताया था। ये साल भर चलने वाली प्रक्रिया को आप 2 महीने के अंदर नहीं कर सकते, आपको और समय देना पड़ेगा। आपने देखा होगा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान संजय जी आपकी चेतावनी रह रहकर धमकी क्यों बन जाती है? कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहने लगती हैं कि महिलाओं के घर में हथियार है ना, जिनसे वो अपने चूल्हा चौका जलाती हैं, उन हथियारों को तैयार रखिए। कभी जब अभिषेक बनर्जी कल मुलाकात करने के बाद बाहर निकलते हैं तो हिम्मत को चैलेंज करने लगते हैं और ये बताने लगते हैं कि मैं इलेक्टेड हूं तो आप नॉमिनेटेड हैं। इसका मतलब जो नॉमिनेटेड है इस देश में आपको यकीन नहीं है, आप बड़ा समझते हैं उसे अपने आप से। मुश्किल ये है कि जो नॉमिनेटेड हैं
और इस बार सीईसी के नॉमिनेशन कैसे हुआ ये आप और हम सभी जानते हैं। जो नॉमिनेशन जिनका होता है, जो नॉमिनेटेड होते हैं, उनका ये दायित्व होता है कि वह सभी लोगों को सुने, सभी लोगों को साथ लेकर चले। नहीं तो क्या इससे सभी पहले लोगों की नॉमिनेट बातों नहीं को हुआ तवज्जो करते दे। थे? सुनिए एक सेकंड संजय शर्मा जी, इससे इससे पहले पहले- जो चुनाव आयुक्त हुआ करते थे वो कैसे चुने जाते थे? वो इलेक्टेड होकर आते थे, इलेक्शन होता था उनका, वोट डालते थे आप उनके लिए? वो भी नॉमिनेशन से आते थे। हाँ। वो भी सरकार नॉमिनेट करती तो थी। तब भी नहीं मानते थे आप? लेकिन तब के और अब के आचरण में बहुत फर्क है। आपको जेम्स माइकल, जेएम लिंगडो साहब चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त थे, इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका वाकया याद है। भाई तब भी अगर इलेक्टेड, तब भी अगर नॉमिनेट होकर आए थे, अब भी अगर नॉमिनेट होकर आए हैं, तो सर इसमें आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। और अगर इतनी ही दिक्कत आपको है, मेरा जो सवाल था ना आपसे संजय शर्मा जी, सुनिए ना, मेरा जो सवाल था ना आपसे वो इसीलिए था कि जब तक लड़ेंगे नहीं, दरअसल आप ये भूल गए हैं कि आपको लड़ना तो है लेकिन बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। आपको जनता के लिए लड़ना है। चुनाव आयोग से लड़कर चुनाव नहीं जीतेंगे आप। हमें मत सिखाइए हमें किससे लड़ना है। हम लोकतंत्र के, सटीक लोकतंत्र के रास्ते में जो लोग बाधा पहुंचाएंगे, हर उस ताकत से हम फाइट करेंगे। और चुनाव आयोग के साथ अभी जो टीएमसी डेलीगेशन की मीटिंग हुई थी, आपसे मेरा चुनाव आयोग से मांग रहेगी कि आपको यदि करना, सब दूध का दूध और पानी का पानी करना है, तो वो सारी मीटिंग के वीडियो फुटेज आप जारी कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है संजय शर्मा जी, आप लोग तो हर चीज के सबूत मांगने लगते हैं ना, हर चीज के फुटेज अब आपको चाहिए। आप लोग, चलिए मैं आपसे आपकी जिम्मेदारी पूछती हूँ। 15 जनवरी है ना आखिरी डेट आपत्ति दर्ज करने की। बताइए कितनी आपत्ति आप लोगों ने दर्ज करवाई? कितनी आपत्तियां हैं जो आपके बीएलएज ने दर्ज करवाई हैं, जिससे मुझे पता चले कि कितनी धांधलियां हो रही हैं? ये सब आपको पता चलेगा। नहीं पता नहीं चलेगा, मुझे आप बताइए। सुनिए ना, ये सब चीज, ये ना सब ना चीज ना ना संजय शर्मा जी, आपके आरोप बड़े गंभीर हैं और मैं ये जानना चाह रही हूँ, और मैं बिल्कुल आपके साथ देना चाह रही हूँ कि अगर धांधलियों के साथ चुनाव हो रहे हैं और अगर चुनाव आयुक्त, सुन लीजिए संजय शर्मा जी, अगर चुनाव आयुक्त आपकी नहीं सुन रहे हैं या चुनाव आयोग आपकी नहीं सुन रहा है, मुझे बता तो दीजिए। मुझे तो पता होना चाहिए कि कितनी आपत्तियां हैं जो आपके बीएलएज ने बंगाल में लगाई हैं गड़बड़ियों की। हम वो सारी आपत्तियां, सारी चीजें चुनाव आयोग को दे चुके हैं। हम ड्राफ्ट रोल तक इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद जो गड़बड़ियां हमें लगेगी तो जो न्यायिक प्रक्रिया हम उसमें जाएंगे, अप्लाई अपील करेंगे और लोग मैं आपको बता देती हूँ सर, जहां तक मेरी जानकारी, आपने अभी तक एक भी आपत्ति नहीं लगाई है। एक भी आपत्ति आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है। आपने कोई भी ऐसी विधानसभा में उठाकर कोई भी ऐसा वोटर नहीं दिखाया है जिसका नाम धांधली से काटा गया हो। मैं सर 15 जनवरी आज 1 तारीख में मैं आपसे बात कर रही हूँ, इतनी धांधलियां हो रही हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि जब आखिरी डेट आएगी आप तब जाकर आप अपनी आपत्ति लगाएंगे। मैं जवाब लेती हूँ, मैं फिर आपके पास आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। 30 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर अच्छा, लूंगा। बोले। वर्तमान में चुनाव आयोग के माध्यम से जो चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम वो होने नहीं देंगे। ठीक है। बंगाल के चुनाव में एसआईआर बिल्कुल है सर, आप धमकाएंगे, आप मुंह दिखाने की बात करेंगे, लेकिन वाकई में जो आपको करना चाहिए आप नहीं करेंगे। मैं पूछ लेती हूँ ना, रुकिए, मैं पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, नौबत इस वजह से आई, रुक जाइए प्लीज। आप संजय शर्मा जी, आवाज डाउन करनी पड़ेगी मुझे, प्लीज रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी, नौबत इसलिए आई है क्योंकि चुनाव आयुक्त ठीक से मिलते नहीं, विपक्ष से मिलते हैं तो उंगली उठाकर बात करते हैं, खड़े होकर चिल्लाकर बात करते हैं। ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आपके इशारे पर वो सब कुछ करते हैं, विपक्ष की सुनते नहीं है। ये आरोप है आप पर। जी, निर्वाचन आयोग 2.5 घंटा तृणमूल कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल को देते हैं, ये ठीक से ना मिलने का संकेत है क्या? 2.5 घंटे की भेंट ही इस बात को निश्चित कर दे रही है कि वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तमाम शिकायतों को विस्तार से सुनने का उनके भी अंदर धैर्य है, और बाहर आकर जो है आप धमकाइयाँ चमकाइयाँ करेंगे। देखिए, निर्वाचन आयुक्त का, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के प्रति उत्तरदायी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत निर्वाचन का संचालन करने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में किसी की धमकाइयाँ चमकाइयाँ के दबाव में आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता, अपेक्षा ही नहीं की जाती। जिसको संविधान के
अनुकूल जो है अपने दायित्व का अनुपालन करना है, जिसको जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अपने जो है कार्यों का निष्पादन करना है, ऐसे व्यक्ति को अगर कोई राजनीतिक दल धमकाइयां चमकाइयां कर स्वीकारना चाहिए। कि अभी श्रीमान संजय शर्मा कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लोग निर्वाचित हैं। भाई पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी निर्वाचित है ना, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2021 से लेकर 2026 तक 1 जनवरी 2026, आज हम नए वर्ष के पहले दिन जब बैठे हैं, तब तक एक भी राजनीतिक प्रदर्शन करने की अनुमति तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी की तानाशाह सरकार ने नहीं दिया। ठीक, 104 बार, कितनी बार? 104 बार अपने संवैधानिक अधिकारों का पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी, और हाईकोर्ट ने 104 में से 104 बार सुश्री ममता बनर्जी की सरकार के जवाब असंवैधानिक कृत्यों के लिए ममता बनर्जी की सरकार को फटकारा है। ठीक है, जवाब दें संजय शर्मा। इससे ज्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? आप बताइए ना, ये कौन तय करेगा? ये कैसे तय होगा? राजनीतिक कार्यों का पूरी तरह से जो है कुचलने का प्रयास करें। मैं जवाब लेती हूँ संजय शर्मा जी, ये कैसे तय होगा? कुचलने के प्रयास को भाई 2.5 घंटे जो है भारतीय जनता पार्टी को अदालत जाना पड़ता है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड मैं जवाब लूं। भाई 2.5 घंटे आपसे मुलाकात होती है, चुनाव आयुक्त आपसे 2.5 घंटे मुलाकात करते हैं, आप अपनी सारी शिकायतें रखते हैं, और जब आप बाहर आते हैं तो आपका लहजा बिल्कुल बदला बदला सा नजर आता है। आप मुझे बताइए ना, ये कैसे तय होगा, या आप कैसे यकीन करेंगे? कोई तो तरीका होगा ना जो आप लोगों के पास हो, सुझा दीजिए। मुश्किल क्या है कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त और भारतीय जनता पार्टी का जो चोली दामन का साथ हो गया है कि एक तरफ बैठक में हमारे प्रतिनिधि मंडल में जो प्रतिनिधि मंडल गया था, उसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में सारे एमपी लोग थे, और वहां पर ऐसी क्या बात हुई कि 2.5 घंटे तक बैठक चलानी पड़ी। चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव आयोग लोगों की सुनना चाहिए और सुनकर उनके संतुष्टिजनक उत्तर देने चाहिए। जरूर कोई तो ऐसी बात चुनाव आयोग ने नहीं मानी होगी, और चुनाव आयोग धमकी देकर शिष्टमंडल को अपनी बैठक निपटाना चाह रहा होगा, इसलिए अंगुली दिखाने की जो बात उठी है, कमाल करते हैं आप संजय शर्मा जी। अभी तक इस बात पर शिकायत करते रहे कि चुनाव आयोग हमसे मिलता नहीं, और अब आपको इस बात पर आपत्ति है कि 2.5 घंटे हमें समय क्यों दे दिया? संजय शर्मा जी, अरे तय तो कर लीजिए कि आपको शिकायत करनी क्या है। जैसे आप बैटलफील्ड में कंफ्यूज नजर आ रहे हैं ना कि आपको बीजेपी से लड़ना है या चुनाव आयोग से, ऐसे इस वक्त भी आप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आपको इस बात पर आपत्ति है कि 2.5 घंटा आपको क्यों दे दिया? अब आप मेरे बोलते ही टोकना शुरू कर देंगी और प्रेम शुक्ला जी को वॉकओवर देने का प्रयास बोलना करेंगी। मुझे टोकना पड़ेगा संजय शर्मा जी, मुझे टोकना पड़ेगा। आप लोगों की तो आदत है आरोप लगाइए और भाग जाइए। आप लोगों की तो आदत है, आप तो हर किसी पर आरोप लगाते हैं, आप तो हर किसी पर आरोप लगाते हैं। मुझे तो आना पड़ेगा, जब आप मुझे कंफ्यूज करेंगे तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देती हूँ। हमारे साथ सुनिए ना, हमारे साथ खास मेहमान है मोहम्मद अमीन खान जी, जो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो ईसीआई में काम कर चुके हैं, वहां के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर है, उनसे बात कर लेती हूँ, वो मुझे समझाएंगे। बताइए मोहम्मद अमीन खान जी, पहले तो इस बात का जवाब दे दीजिए, 2.5 घंटे बैठक होना क्या इस बात का इशारा है कि कोई वाद विवाद हो गया होगा? कुछ तो ऐसा रहा होगा कि बैठक इतनी लंबी चली गई, कुछ अनयूजुअल है कि इस टाइम में? देखिए, मैं शर्मा जी को बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं कि मैंने इलेक्शन कमीशन में एज ए ज्वाइंट डायरेक्टर तो काम किया ही है, लेकिन मेरे पास चीफ ऑफ प्रोटोकॉल भी था। यानी सारे दलों को जो आते थे, उनकी जो मीटिंग्स वगैरह होती थी, उनको ऑर्गेनाइज करवाना मेरा काम था, और मीटिंग होती थी सफलतापूर्वक। कभी किस तरह का कोई इस तरह का व्यवहार ना समझ में आया, ना दलों से और ना ही हमारे कमीशन की तरफ से। मैं पहली बार इस बात को सुन रहा हूँ कि वो कह रहे हैं बाहर निकल, वो भी कह रहे हैं बाहर निकल के कि उंगली उठाया और डाटा और ये किया वो किया। देखिए, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, माननीय सांसद सदस्य हैं, जो उनके साथ गए थे, एक पार्टी है उसके महासचिव गए थे। मैं इस बात को बिल्कुल सरे से इनकार करता हूँ इस तरह का वहाँ पर बिहेव हुआ। उनसे बात जरूर हुई ये हुआ, और अपने उन्होंने सबमिशन किया होगा हर बात का, उस हर बात का जवाब दिया गया है।
और बाहर आके सिर्फ अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, जनता को भरमाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप बाहर गेट के बाहर आके कुछ भी कहिए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा, जहां तक आपने पहले क्वेश्चन किया कि किस तरह से होता था चुनाव इलेक्शन कमीशन का, आप आजादी से उठा लीजिए और 2014-15 तक किस तरह से हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते थे और पहले भी इसी तरह हुआ है और अभी भी हुआ है। इस तरह की बात मत करिए जहां तक सवाल है। दूसरी बात मैं एक बताऊं, आप लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं बंगाल में, कोई आज से नहीं आ रहे हैं, कई तीसरा दशक है, तीसरा टर्म है आपका। आप ये मुझे जवाब दीजिए कि यही ममता बनर्जी जब इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने सीधा इल्जाम लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ये गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के अंडर में काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन, और वो इलेक्शन हार गई थी अपना। उसके बाद में इस तरह के आरोप लगाए। उसके बाद क्या हुआ, जब वो चुनाव बाई इलेक्शन जीत गई उसके बाद से बिल्कुल खामोश पड़ गई थी, कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट। और आज फिर जब चुनाव सामने हैं तो इस तरह की बातें की जा रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं यूज करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन है वो उत्तरदायी है संविधान के प्रति, आपके लिए उत्तरदायी नहीं है। इलेक्शन कमीशन अगर उत्तरदायी है तो संविधान के प्रति है, अपने वोटर का विश्वास देखता है, अपनी पार्टियों को देखता है। इस तरह की बात करने से काम चलने वाला नहीं है। तो आप सोचेंगे राइट कर लेंगे, कोई कहता है चोरी की है, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है। ये आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बात नहीं यूज करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के लिए। कमीशन अपने आप में कमीशन है, संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान करना आपका काम है। अच्छा, लेकिन चलिए, संजय शर्मा जी के जो नेता हैं वो तो ये बता रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग ने उनके साथ बदतमीजी की या उंगली उठाकर बात कर ली। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड होने का फर्क वो बता रहे हैं। लेकिन यूपी में भी ऐसी बातें हैं जो उठाई जा रही हैं। भाई अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ धांधलियां हो रही हैं, इसलिए समय बढ़ाया जा रहा है। आ रही हूँ संजय जी, आप ही के साथी, उनको थोड़ा समय दे दूं, आपकी आवाज और बुलंद हो जाएगी। अनुराग भदौरिया जी हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनसे जरा बात कर लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, क्या ये एक तरीका है दबाव में लाने का, दबाव डालने का, एग्रेसिव होने का, दूसरे को डिफेंसिव मोड में लाने का, हर चीज पर सवाल खड़े करने का? मुलाकात हो तो दिक्कत, मुलाकात ना हो तो दिक्कत। प्राची जी, पहले तो सभी को, हमारे जो जितने साथी पैनलिस्ट साथी बैठे हुए हैं, पूरे देशवासियों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्राची जी आपको भी आप बहुत भी हमारे रंग में आज दिखाई पड़ रही हैं, ग्रीन में, इसलिए आपको ज्यादा शुभकामनाएं। हमारे तो सब रंग हैं अनुराग भदौरिया जी, आप भेदभाव कर देते हैं सब रंगों में। भेदभाव नहीं, आज खैर कोई बात नहीं, आज खुश हो लीजिए, नया साल इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूं कि नए साल में कम से कम नई और अच्छी बातें हो तो ज्यादा अच्छा है। जी जी बोले। देखिए, बार बार ये बात आ रही है, अभी आपने उनसे पूछा टीएमसी के प्रवक्ता जी से कि भाई ममता जी ने परमिशन नहीं दी, 101 बार हमने पता नहीं कितने बार इन्होंने मांगी। अरे प्रभु, उत्तर प्रदेश के अंदर में पीडीए की पंचायत लगाते हैं, पुलिस भगा देती है। परमिशन तो छोड़ो, पहले परमिशन देती है और जैसी मीटिंग होने लगती है कहते खत्म होगी परमिशन, मतलब दे के ही वापस ले लेती है। तो आप जिस सत्ता में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है और जो अन्याय कर रही है वो पीडीए की पंचायत को होने नहीं देती है, ये सब ने देखा। और किस तरह से वहां पे पुलिस आके भगाती है सबको कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो। भाई वो भी हिंदुस्तानी है, पीडीए के लोग भी इसी देश के नागरिक हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं जिनको आप हमेशा खदेड़ते रहते हो, मीटिंग होने नहीं देते हो। तो इतना डर जो आपको सता रहा है हार का, ये आपको मान लेना चाहिए कि आप हार रहे हैं, तो डरने से कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात, एसआईआर की बात हो रही है। एसआईआर का देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के, जैसे बिहार में 2 महीने में आप एसआईआर करा देना चाह रहे थे और करवाए, आपने कराया है भी। और आप घुसपैठियों की बात करते थे, वहां कितने निकले? 390। तो कहां गए आप घुसपैठिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में 1.25 साल 1.5 साल चुनाव है, कहते 3 महीने में यहाँ पे एसआईआर हो जाए। अरे भाई, जब समय है तो 8 महीने लेके कराइए ना, मतदाता शुद्धिकरण हो, अच्छी तरह से हो, तो यही तो हम भी चाहते हैं। लेकिन हड़बड़ में कोई गड़बड़ करने की प्रक्रिया तो नहीं अपना रहे हैं कि जल्दी जल्दी एसआईआर करवा दो। भाई उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग ज्यादातर बाहर में एक दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं। तो जब वो काम करने गए हैं, आप दिवाली की छुट्टी में आए थे, दिवाली के बाद वो काम करने गए, वापस 6-7 महीने बाद आएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। इतना समय तो उन्हें देना चाहिए। 2000 जब इसके पहले जब एसआईआर हुआ था तो 3 साल एसआईआर को पूरी प्रक्रिया करने में लगे। तो इतना लगना भी चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है और इसमें कोई भी मतदाता, इस देश का जो नागरिक है, वो छूटे ना।
इसलिए आपको थोड़ा समय तो देना चाहिए। बीएलओ पे आपने देखा कैसा प्रेशर था, कितने बीएलओ की मौत हुई, हम बीएलओ की आवाज भी उठाते रहे। मतलब आपकी जो आप यहाँ चुनाव आयोग जो काम करता है, हम उस पर उंगली उठाते हैं क्योंकि उठाना है, क्योंकि बीएलओ की मौतें हो रही है प्रेशर में, तो उठाएंगे ही ना। भाई साहब देखने को मिल रहा है, और हम उनके मुआवजे की बात करते हैं, हम कहते हैं 1 करोड़ का मुआवजा मिले, नौकरी भी मिले, बीजेपी कूद के आ जाती है बीच में। अरे बीजेपी इसमें क्यों कूदती, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो चुनाव आयोग से सवाल पूछता हूँ, बीजेपी चुनाव आयोग की प्रवक्ता क्यों बनना चाहती है? क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिली हुई है क्या? ये साफ दर्शाता है जब बीजेपी कूद के आएगी तो यही समझा जाएगा ना, आपको तो हमारे साथ खड़े होना चाहिए। जो बीएलओ की मौतें हुई तो ठीक है अनुराग जी, ठीक वैसे ही है ना कि आप एसआईआर पर संसद के अंदर चर्चा चाहते हैं। आप एक तरफ कहते हैं चुनाव आयोग और बीजेपी अलग अलग है, लेकिन जवाब आपको सरकार से चाहिए, संसद के अंदर आपको चर्चा चाहिए। खैर मेरा प्रश्न थोड़ा अलग था अनुराग जी, आपने एक बात कही और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि भाई इतने सारे वोटर्स हैं जो बाहर चले गए, दिवाली की छुट्टी पर आए थे, बाहर चले गए, उनके फॉर्म नहीं भरे जा रहे होंगे। तो ये तो बता दीजिए ना, इसका मतलब तो ये है कि एसआईआर जितना आपके लिए नुकसानदेह है उतना ही बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह है। फिर तो अब वो लोग सिर्फ आपके वोटर्स हैं, तो कहीं लिखा नहीं है। देखिए यही भारतीय जनता पार्टी की हमारी सोच में फर्क है। हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, चाहे वोटर समाजवादी क्यों, बीजेपी क्यों या दूसरे दल क्यों, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात वो तो पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, वो तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब बोल ही चुके हैं कि 4 करोड़ हमारे वोट कट गए हैं। तो इसके मतलब 60,000 प्रत्येक विधानसभा में कटे तो भारतीय जनता पार्टी की हार तय है। बात हार और जीत का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर चीज को हार जीत से नापती है। नहीं, तो सरकार में आ रहे हैं। दो बातें हैं ना, आपने कहा एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है, इनके इशारे पर कर रहा है। सुनिए ना, इनके इशारे पर कर रहा है, बीजेपी के इशारे पर कर रहा है, बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग चलता है। आप लोगों के मूल आरोप यही है। आप मुझे इतना बता दीजिए ना, अगर वोटर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो नुकसान तो इनका भी हो रहा है फिर, और आपका भी हो रहा है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप मुझे समय दीजिए ना। मैं अच्छी बात कर रहा था, आप राजनीति बात उसमें ले आए। मैंने कहा तो राजनीति ही करते हैं ना सर, आप अच्छी बात करने थोड़ी ना आते हैं डिबेट्स में। अरे सुने, इन्होंने खुद ही मान लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कि 4 करोड़ हमारे वोट कट रहे हैं। इसके मतलब 60,000 प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के वोट कट गए, तो समाजवादी तो जीत ही गई है ना। तो हम तो जीत ही रहे, उसके बावजूद भी हम सवाल उठा रहे हैं क्योंकि किसी का वोट क्यों कटे, क्योंकि हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अरे बड़े अच्छे हैं आप अनुराग जी, आपको चिंता है प्रेम शुक्ला जी की और उनकी पार्टी की, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है? और फिर ये आरोप लगाना बंद कर दीजिए ना कि चुनाव आयोग इनका फेवर करता है, इनका फेवर करता है। आप फिर सीधा चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करिए। आप उसे बीजेपी से जोड़ते हैं तब मन में सवाल खड़े होते हैं ना। भाई आपने बड़ा क्लियर कर दिया कि वोटर किसके भी हो, वोटर कट रहे हैं, तो इसका मतलब चुनाव आयोग तो फिर निष्पक्ष है ना। आपके भी वोट कट रहे हैं और उनके भी वोट कट रहे हैं। कैसे निष्पक्ष हो गया? कैसे निष्पक्ष हो गया? एक मतदाता, एक देश का नागरिक वोट देने का उसको अधिकार नहीं मिले तो निष्पक्ष कैसे हो गया? जरा बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के हर मतदाता को वोट डालने का अधिकार है। जी, तो हर सवाल पर आप लोग ना अपना स्टैंड और अपना जवाब बदल देते हैं। अभी तक आपके नेता हर प्लेटफॉर्म पर, विपक्ष का हर नेता हर प्लेटफॉर्म पर कहता है कि ये हमारे वोटर्स के साथ गड़बड़ी कर रहे हैं, हमारे वोटर्स काट रहे हैं। और जब मैं आपसे कह रही हूँ कि नुकसान इनका भी हो रहा है तो आप दूसरे पेज पर चले गए। दूसरे पेज पर मत मेरी बात समझने की कोशिश नहीं, दूसरे पे नहीं जा रहा हूं, मैं राष्ट्रवादी बात कर रहा हूं। हम हिंदुस्तान के राष्ट्र की बात कर रहे हैं कि राष्ट्र में किसी व्यक्ति का मतदान से उसका अधिकार वंचित नहीं होना चाहिए। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर दो बातें एक साथ नहीं हो सकती ना अनुराग भदौरिया जी। आप लोग कंफ्यूज करते हैं जब एसआईआर का मुद्दा आता है। कभी कहते हैं हमारे वोट कट गए, कभी कहते हैं इनके वोट कट गए। और जब सवाल पूछूं तो मैं राष्ट्रवादी ये राष्ट्रवादी कोई कवच नहीं है कि आप कह देंगे तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। प्रेम शुक्ला जी, डंके की चोट पे इन्होंने तो खुद ही मान लिया कि बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। प्रेम शुक्ला जी जवाब रुक जाए प्लीज, रुक जाए अनुराग भदौरिया जी, सवाल है ना, मैं जवाब ले लूं ना, मैं जवाब ले। जल्दबाजी क्यों है? नहीं एक सेकंड, ये शांत हो जाए। भदौरिया जी रुक जाए, आवाज डाउन करें। प्रेम शुक्ला जी पूरे 7 मिनट बोल चुके हैं, उसके बाद भी अगर ये कुछ देर और बोलना चाहें तो बुलवा लीजिए, नहीं तो इनकी शिकायत हो जाएगी, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। पूरे 20 मिनट की डिबेट में सबसे अधिक यही बोले हैं और इनकी हमेशा शिकायत रहती है, इनको बोलने नहीं दिया जाता। तो जो सामने सामने झूठ बोलता हो उसके बारे में क्या बात की जाए प्राची जी? जहां तक बात है, अगर किसी भी मतदाता का जो फॉर्म भरा जाएगा, अगर उसमें कोई तार्किक विसंगति होगी तो उस तार्किक विसंगति को दूर करने के लिए निर्वाचन आयोग निश्चित तौर पर प्रमाण मांगेगा और ये निर्वाचन आयोग का अधिकार है। अगर कोई वो प्रमाण नहीं दे पाएगा तो ऐसे मतदाताओं का नाम कट जाएगा। जो मतदाता मृत हैं, जो मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं, क्या ऐसे मतदाताओं का नाम काटना चाहिए, सूची में रखा जाना चाहिए, काटा जाना चाहिए?
तो काटा जाना चाहिए। आपने ये देखा प्राची जी, बिहार में लगातार यही इंडी अलायंस चिल्लाता रहा कि नहीं देखिए लाखों लोगों के नाम काट दिए, 65 लाख की संख्या इंडी अलायंस के लोग बता रहे थे कि बिहार में काट दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय मामला गया। हाँ। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनौती देकर महीनों इंतजार किया कि एक वोटर ऐसा ले आइए जिसका जो है मतदाता सूची में नाम होना चाहिए था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने गलत तरीके से उसका नाम काट दिया है। एक मतदाता इंडी अलायंस सर्वोच्च न्यायालय के सामने नहीं ले जा पाया। उसमें साफ साफ सिद्ध हो गया कि कोई गलत नाम नहीं कटा था। ये बिहार का एसआईआर 1 महीने के अंदर ही हुआ था। 1 महीने का समय दिया गया था, उसके बाद 15 दिन का समय दिया गया था ड्राफ्ट में, अगर कोई किसी को शिकायत हो तो ऑब्जेक्शन फाइल करे। कुछ नहीं कर पाए ये। एक बीएलए ऑब्जेक्शन नहीं। अभी आपने प्रश्न टीएमसी के प्रवक्ता महोदय से पूछा कि आप कितने ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे हैं, उनके पास कोई तार्किक उत्तर है क्या? तो कोई तार्किक उत्तर नहीं है। नहीं, मैं जवाब लेती हूँ उनसे, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ये बात भी तो कही जा सकती है ना कि आंकलन में भारत के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जो अविश्वास पैदा बार बार एसआईआर की जो समय सीमा है वो बढ़ाई तो जा रही है ना। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बार बार एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई जाती है। यही विपक्ष कहता रहा कि भाई आप एक समय दे देते, आप पूरा समय दे देते, जल्दबाजी क्यों? दायित्व है। एक बोलना मुझे जवाब यही बात तो विपक्ष कह रहा था ना, पहले सुना नहीं। इस संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका गई और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें भी कहा कि अगर कहीं पर आवश्यकता पड़े तो बीएलओ की संख्या, अगर किसी बूथ में मतदाता सूची के काम का अधिक दबाव हो, ठीक, तो वहां पर अतिरिक्त बीएलओ की तैनाती की जा सकती है। मेरी सलाह नहीं है, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय की सलाह है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने भी पाया कि किसी भी बूथ पर मतदाता सूची में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहीं से भी समय का संकट नहीं है। भाई एक सवाल था, सर्वोच्च न्यायालय से अधिक ज्ञान अनुराग भदौरिया को हो गया है। भदौरिया जी आ रही हूँ मैं आपके पास। देखिए समय नोट करके बैठे थे प्रेम शुक्ला जी, अब तो आप यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि आपके साथ अन्याय हुआ है। तो अब 1 मिनट थोड़ा धैर्य रखिए, संजय शर्मा जी को जरा चर्चा में लेकर आने दीजिए। भाई उन्होंने कहा था, आ रही हूँ 10 सेकंड नहीं 20 सेकंड 30 सेकंड ले लीजिएगा, पूरा समय दे दूंगी आपको। एक सवाल है सर, मुझे उसका जवाब चाहिए संजय शर्मा जी से, क्योंकि सबसे ज्यादा इनको आपत्ति हुई और चुनाव आयुक्त ने किस तरीके से इनके साथ बिहेव किया वो भी बताया। संजय शर्मा जी, बड़ा सीधा सवाल है, इतनी गड़बड़ियां हैं, चुनाव आयोग आपकी सुन नहीं रहा है, अंदर आपसे बदतमीजी की जा रही है, कितनी आपत्तियां हैं, कितनी गड़बड़ियां हैं जो अभी तक आपने पकड़ी हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी गड़बड़ियां पकड़ी हैं, मतलब सामने आई हैं। हम ये नहीं कहते कि गड़बड़ियां जान करके की है, लेकिन अशुद्धियां पाई गई हैं। कई जो अभी प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट महीनों इंतजार करता रहा, कोई आए कोई शिकायत आए। वो कौन लोग थे जो जिंदा थे और उनका नाम वोटर लिस्ट में, मृतकों की लिस्ट में डाल दिया गया था? प्रेम शुक्ला जी, वो लोग सामने नहीं आए थे? सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं? अभी बंगाल में क्या हो रहा है? अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है? सर्वोच्च वो सामने आए कि नहीं? सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं ले गए महाराज? जो जीवित थे सर्वोच्च न्यायालय गए ही नहीं तो झूठ थे, उसमें झूठ सिद्ध हुआ, उसमें झूठ सिद्ध हुआ। कांग्रेस के राहुल गांधी के पत्रकार सम्मेलन में एक ऐसा झूठा मुद्दा तब पेश किया गया। सारी चीजें सामने आई थी। क्या बात कर रहे हो? अच्छा रुके, सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं लेके जाए? याचिका थी, मैं आ रही हूँ, आपत्ति थी, सर्वोच्च न्यायालय में पास नहीं बन रहा था, ओपन मीडिया में सर्वोच्च न्यायालय पास नहीं बन रहा था। अच्छा रुक जाए संजय जी, मैं फिर लौट कर उस सवाल पर आ रही हूँ। सर देखिए, अगर हम बात करेंगे इधर उधर की बहुत सारी आपत्तियां, तो ऐसे तो मैं ना जाने अनगिनत कितनी बातें कर दूंगी। आप मुझे इतना बताइए, आपकी बीएलए, आप तक तो जानकारी पहुंचती होगी ना, आपके बीएलए बड़े एक्टिव हैं, संगठन बड़ा मजबूत है आपका बंगाल में। कोई एक जगह बता दीजिए मुझे कि फलां जगह हमने इतनी आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। सवाल सीधा प्रेम शुक्ला जी से होगा फिर। देखिए, बहुत सारी आपत्तियां हमने ऑलरेडी दर्ज करवाई है। कहाँ कराई? आज चुनाव आयोग जो प्रतिनिधि मंडल गया है, वो भी नंबर ऑफ सीरीज ऑफ आपत्तियों को लेकर ही उनके पास डिस्कस करने के लिए हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था।
संजय शर्मा जी, आपको तो टिप्स पर याद होनी चाहिए। इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए कि फला विधानसभा में फला वोटर्स कट गए, हमने फला जगह जाकर आपत्ति दर्ज कराई। ये बहुत सारी ऐसे नहीं होता ना संजय शर्मा जी। बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था मैंने आपसे। अरे मुझे बोलने दीजिए। बोले। अभी भी प्रेजेंट जो लिस्ट है इसमें भी बंगाल में भी ये चीजें आई हैं कि आज जो जीवित जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, उनके नाम उस लिस्ट में नहीं है। ले लेती हूँ जवाब। स्क्रीनिंग के लिए बुला लिया गया है। मैं ले आती हूँ चर्चा में अमीन जी को, लेकिन जवाब नहीं आया संजय शर्मा जी। इंतजार करती रह गई मैं। मुझे तो लग रहा था आप रट कर आए होंगे, ये तो आपकी काम की चीज थी, आप रट कर आए होंगे कहाँ कहाँ आपत्ति लगाई है, लेकिन आया नहीं जवाब। खैर छोड़िए, अमीन साहब से ले लेती हूँ मैं जवाब। नेशनल डिबेट में हम ऐसे रट कर आएंगे क्या? अरे सर, अपनी शिकायतें तो रट कर आएंगे, टॉपिक तो रट कर आएंगे, फैक्ट्स तो रट कर आएंगे। इधर उधर की बातों में डिबेट नहीं होता है संजय शर्मा जी। प्राची जी, जहां तक सवाल है देश का, देश की जनता जानती है और देश का हर स्टेक होल्डर यानी इलेक्शन कमीशन का जो भी पार्टी का स्टेक होल्डर है यानी पार्टी वाले हैं वो भी जानते हैं। संवैधानिक संस्था है, हर एक का अधिकार सुरक्षित रखती है, अपने वोटरों का अधिकार सुरक्षित है। अगर हमारे वोटर नहीं होंगे तो चुनाव आयोग कहीं स्टैंड नहीं करता। सबसे पहले प्रोटेक्ट करते हैं हम अपने वोटर्स का राइट, जो संविधान सिखाता है, फिर आपके पार्टियों का बात है। सवाल इस बात का मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बार मैं खुद गया हूं, कलकत्ता भी होके आया हूं पिछले 15 दिन पहले, तो मैंने देखा कि वहां के जो लोकल बीएलओस की जो आप बात कर रहे थे वो बैठे हुए थे वहां पर सीईओ ऑफिस के सामने, मनोज अग्रवाल के सामने सीईओ के साथ में बैठे हुए थे। वो कौन लोग हैं? वो आपके ही जनता है, आपके ही एम्प्लॉई हैं, और उनको ही आप वेतन नहीं दे रहे, आप उनको सबको वेजेस नहीं दे रहे, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने आपको डायरेक्टिव दिया है। आप ये सोचिए इलेक्शन किस तरह कराना है काम, ये इलेक्शन बॉडी का काम है, आपका काम नहीं ना किसी पार्टी का। और कितना टाइम देना है, किस तरह रजिस्ट्रेशन कराना है और किस तरह बात करनी है। आज आपने देखिए 2.5 घंटे आपसे बात की गई और बाहर निकल के आपने क्या सवाल किया कि हमको टाइम नहीं दिया गया। सिवाय झूठ बोलने के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं दर्शाता है। समझे आप? जनता का ध्यान रखिए और जनता आपका ध्यान रखेगी। इलेक्शन कमीशन न जिताता है न हराता है। नहीं, उनको तो इस बात पर शिकायत हो गई ना, 2.5 घंटे का समय हमें क्यों दे दिया गया। हाँ नहीं, अभी तक कहते थे समय नहीं दिया गया, समय दिया गया, सुनवाई हुई तो आप कहते हमको ये कह दिया, वो कह दिया। अगले टॉपिक की तरफ सिर्फ प्रोपगंडा चाहते हैं मैडम, ये सिर्फ प्रोपगंडा चाहते हैं बंगाल में। मुझे बंगाल के एक और यूपी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। रुक जाए संजय शर्मा जी, रुक जाए, अभी थोड़ा धैर्य रखें। अमीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे देखिए, बंगाल में चुनाव होने हैं और 27 में यूपी में चुनाव होने हैं। उससे ठीक पहले टेम्पल रन दिखाई दे रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी टेम्पल रन कर रही है, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा रहे हैं, तो वहीं यूपी में योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम मंदिर से सनातन की नई झांकी दिखा रहे हैं। नई साल के आगाज से ठीक पहले योगी राम मंदिर पहुंचे, उनके साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कल ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हुए थे। इस खास मौके पर मां अन्नपूर्णा के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ, जिसके बाद योगी ने पब्लिक को संबोधित करते हुए अयोध्या में बदलाव की बात की। योगी ने कहा, पहले कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए अयोध्या को संघर्ष और उपद्रव का अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान कर दिया था। पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी पड़ती थी। आगे इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाती हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अयोध्या जिसके नाम से यह एहसास होता है कि यहां कभी युद्ध नहीं हुआ, यानी कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ से, मजहबी जनून और सत्ता की तुष्टीकरण की उस निकृष्टता में पड़ करके अयोध्या को भी उपद्रव और संघर्ष का एक अड्डा बना दिया था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी
जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। सवाल यह है, बंगाल से लेकर यूपी तक क्या सनातन से ही निकलेगा जीत का रास्ता? क्या योगी की जीत का रास्ता अयोध्या से निकलेगा? क्या 27 में फिर राम मंदिर ही मुद्दा होगा? क्या यूपी में जय श्री राम से ही काम बनेगा? और सवाल यह भी है कि बंगाल में ममता बनर्जी जो टेंपल रन कर रही हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा? एक बार फिर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ एक नए मेहमान जरूर जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त वकार साहब जुड़ गए हैं, AIMIM का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। बाकी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ। मुख्यमंत्री ने जो कहा, ये बताइए, अयोध्या की ये शांति कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है कि नहीं लगती है? देखिए, प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है। अभी कितना भी कुछ कहते रहे कि प्रभु के आदर्श और आचरण पे अगर कोई चलता है तो समाजवादी लोग चलते हैं। इसलिए अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है, क्योंकि हम उनके आचरण को अपनाते हैं ना। प्रभु तो कण कण में है और प्रभु जानते हैं कि कौन है जो हमारे बच्चों का ख्याल रखता है, कौन है जो समाज में विकास की राजनीति करता है, कौन है जो समाज को आगे ले जाने की बात करता है। उन्हें पता है वो समाजवादी लोग हैं, इसलिए समाजवादी को उन्होंने अयोध्या में आशीर्वाद दिया, फिर आशीर्वाद मिलेगा। अभी हम 43 पे आ गए थे, अब जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी एकदम साफ हो जाएगी, क्योंकि प्रभु का हमारे साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि एक योजना की नाम बताई, तो मैं कहूं योजना का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें प्रभु राम का नाम कहां है? मैं तो खोज रहा था, मिला ही नहीं, फिर पढ़ दे रहा हूं। अच्छा रहेगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें तो प्रभु राम का नाम है नहीं। हाँ, प्रभु राम के नाम से आप एक वो लाइए ना, रोजगार योजना रखिए आप, प्रभु राम के नाम से रोजगार योजना। उसमें डरने की क्या बात है? डंकी की चोट पर रखिए ना, हम तो कह रहे रखिए आप। और उसमें बोलिए कि 365 दिन काम मिलेगा और हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और प्रत्येक दिन 1000 रुपए आपको वो मिलेगी, आप जो आपकी तनख्वाह होती है रोज का, जो आप जो श्रम करते हैं उसका 1000 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। कर दीजिए आप ना, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप उसी में से कुछ खोजना चाहते हैं, इसलिए प्रभु जानते हैं ये लोग बहुत चालाक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये मेरे नाम का अनुराग जी, नए साल पर आज तो आप भी अच्छी अच्छी बात करना चाहते हैं। मैं भी आपसे एक अच्छा सवाल पूछना चाह रही हूँ। मुझे लगता है आप मुझे इस बात का जवाब आज तो दे ही देंगे। जब अयोध्या में शांति भी आपको अच्छी लगती है और भगवान श्री राम की कृपा भी आप पर बरस रही है, आशीर्वाद आपको मिल रहा है, तो आपके नेता काहे नहीं जाते हैं दर्शन करने? अब यही तो ये बना लेती है बीजेपी। एक बार हो आए ना मंदिर में, दर्शन कराएं, बात खत्म। अरे सुन लीजिए, अब जवाब दे रहा हूँ, अब आप बोलिएगा नहीं, जवाब सुनिएगा ध्यान से। बिल्कुल बिल्कुल मत जाइएगा कि बीजेपी आप जैसे डिक्टेट करेंगे वैसे तो डिबेट चलेगा नहीं। आप जैसे डिक्टेट करेंगे वैसे तो डिबेट चलेगा नहीं। भदौरिया जी, बात तो सुन लीजिए, आप बोलिए। आज नया साल है, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रही हूँ। बोले, हड़बड़ाइएगा मत कि बीजेपी फंस रही, हड़बड़ाते आप हैं। आप बोले जब बोलने दीजिए, बोले। मैंने कहा कि मैंने सबसे पहले क्या बोला था, सनातन को समझने की जरूरत है। अच्छा। सनातन प्रेम की भाषा सिखाता है, सनातन जोड़ने की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है, और प्रभु कण कण में है। ये कब भारतीय जनता पार्टी समझ पाएगी? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूँ, यहाँ पे इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना है, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है। क्या दर्शन करने जाएंगे? ये गए कोई अब तक दर्शन करने? क्या वहां प्रभु नहीं है? क्या शिव जी का जो मंदिर वहां पे इतना भव्य मंदिर बनाया गया, क्या शिव जी उसमें नहीं है? या शिव जी को नहीं मानते उसमें? मैं तो नहीं हड़बड़ाई, लेकिन अनुराग भदौरिया जी आप जरूर हड़बड़ा गए। राम मंदिर की बात करते करते इटावा चले ही गए आप। सीधा जवाब नहीं आया, सीधा जवाब नहीं आया, सीधा जवाब नहीं आया। मैंने तो आपकी बात मानकर शांति से आपको सुना, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। खैर, मैं पूछ लेती हूँ, चलिए मैं पूछ लेती हूँ। आप राम मंदिर का कंपैरिजन इटावा से कर रहे हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, मुझे आपसे नहीं चाहिए सनातन का ज्ञान अनुराग भदौरिया जी, मुझे बिल्कुल चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए। आवाज डाउन रखें, अरे आवाज डाउन रखें। इनका तरीका है टाइम बाई करने का। प्रेम शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं, भाई राम जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है जी, ये अयोध्या में उन्होंने करके दिखा दिया, और इतना ही है तो बना रहे हैं ना केदारेश्वर मंदिर इटावा में, चले जाइए आप भी दर्शन करने। नहीं, खरदूषण और मारीच भी एक दावा कर सकते हैं उनको राम का आशीर्वाद प्राप्त है। ये दावा उनको भी किया जाता था, और ये तो कहा ही जाता कि राम के हाथों वध होने कारण रावण पर भी राम का आशीर्वाद था। तो ये दावे तो किए जा सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि जिनके कार्यकाल में निर्दोष कार सेवकों की हत्याएं हुई, गोलियां चलाकर उनका सरयू के जल को निर्दोष कार सेवकों के रक्त से लाल किया गया, क्या राम जी भूल गए होंगे उसको?
1990 में श्रीमान मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में जब कार सेवा प्रारंभ हुई थी तो रामदाना को रामदाना कहना प्रतिबंधित हो गया था। रामदाना का नाम मुलायम दाना कर दिया गया था। यह हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि हम लोग उस कार सेवा में शामिल थे। अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों का धर्म मजहब पूछकर उनके ऊपर से मामले वापस ले लिए गए। ये तो भला हो इलाहाबाद हाईकोर्ट का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमान अखिलेश यादव ने मजहबी कार्ड खेलकर अयोध्या के श्री राम लला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मामला वापस लेने के उनके निर्णय को पलट दिया। नहीं तो रामलला पर हमला करने वाले मजहबी, चूंकि उनका धर्म मुस्लिम था, इसलिए जो है उनको उनके ऊपर से मामले वापस ले लिए थे। तो ये क्या अयोध्या और श्री रामलला उनके इन कृत्यों को बिसार दिया होगा उन्होंने? बिल्कुल नहीं बिसारेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, सवाल सिर्फ इतना है, कब तक राम मंदिर का कायाकल्प किसी के कार्यकाल में हुआ है? राम मंदिर बन चुका है, रामलला का भव्य मंदिर बन चुका है। कब तक इसी बात का जिक्र कर करके राजनीति होती रहेगी? सवाल ये है, हर चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का जिक्र क्या करना जरूरी है? राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है। राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, सांस्कृतिक नवोत्थान के विषय है। जिस तरह से अयोध्या का कायाकल्प किया गया, जिस तरह से श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया, जिस तरह से अयोध्या के भव्य दिव्य रामलला के मंदिर पर बाबरवादियों की छाती पर ध्वज गाड़कर वहां ध्वज भगवा फहरा रहा है, शुक्ला जी, जिसमें बाकायदा राम की मुद्रा अंकित है। जब आपके लिए मुद्रा अंकित होने के बाद पीड़ा, आपके लिए राम मंदिर या अयोध्या राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति का विषय नहीं है, तो एक ऐसी कोशिश बंगाल में दीदी भी कर रही है, वो दुर्गा आंगन बना रही है, महाकाल मंदिर बनाने की बात कर रही है, फिर उसमें क्या राजनीति खोजने लगते हैं आप लोग? उनके लिए राजनीति का विषय है। नहीं, उनके लिए राजनीति का विषय नहीं। सही कह रही हैं, ये अच्छा है, आपका प्रश्न है आपका। मुझे बताइए, सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध ममता बनर्जी की सरकार ने लगाया था कि नहीं लगाया था? और उसको हाईकोर्ट ने जो है पलटा कि नहीं पलटा? हनुमान जयंती के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने का दुष्कर्म सुश्री ममता बनर्जी की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? जय श्री राम बोलने पर राम भक्तों पर लाठियां बरसाने का काम ममता बनर्जी की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? जमीयत इस्लामी के कार्यक्रम में जाकर बाकायदा बुर्का नशी बनकर खड़ी सुश्री ममता बनर्जी, विपक्ष उनको दुर्गा पूजा से क्या पीड़ा हो रही थी? ये तो परिभाषा ठीक नहीं है ना भाई। नहीं, उनका तो सामने मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना। बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं प्राची जी में आपको उदाहरण दे रहा हूँ। सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध हुआ था कि नहीं हुआ था? हनुमान जयंती प्रतिबंधित करने का काम हुआ कि नहीं हुआ? बहुत छोटा जवाब। ये तो सामने है ना, ये तो तथ्य है ना। हाँ, बोले अच्छा, बोले। अच्छी बात, अच्छी तो बात है ना कि आज प्राची जी में तो तथ्य पेश कर रहा हूँ। अरे मैं बोल लूँ, मैं अनुराग जी की तरफ भदभदाता थोड़े हूँ। अच्छा बोल लिया। बहुत छोटा नहीं करता, मैं तर्क देता हूँ। मुझे फिर बंगाल पर जवाब लेना है। संजय जी से बोले। सुने, देखिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी की भाषा बोलने लगी है। हमने बोला था कि जो धर्म है हमारा आस्था का विषय, राजनीतिक विषय नहीं। आज वो हमारी बात बोलने लग गए। समाजवादी नमाजवादी है, राजनीतिक विषय नहीं। सारा दिन तो आप प्रभु के नाम पे राजनीति नमाजवादी। प्रभु ने आपका समाजवाद से क्या लेन देन? मेरे नाम पे राजनीति, परिवारवादी नमाजवादी। प्रभु मेरा। अच्छा रुके, संजय शर्मा जी, समाजवाद से क्या लेन देन? आपको लोहिया से क्या लेन देन? जब यहाँ दुर्गा से क्या लेन देन? साहब बोलते हैं। मैं संजय शर्मा जी छोटे सा जवाब आपसे जानने साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, जवाब देंगे वो दोनों ही नेताओं को। लेकिन पहले संजय शर्मा जी, चूंकि दीदी की बात चल रही है, तो इस बात का जवाब दे दें। जो आरोप आप लगातार बीजेपी पर लगाते रहते हैं, आप भी उसी टेंपल रन की दौड़ में शामिल हो गए हैं, बड़ी जोर से दौड़ रहे हैं वोट पाने के लिए। नहीं, इसका वोट से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। हाँ, अभी प्रेम शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, वो भगवान राम का नाम लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वो राजनीति नहीं करते भगवान के नाम से। ये इस सदी का सबसे बड़ा जोक है। राम के नाम की राजनीति करके ये लोग कहां से कहां आए हैं, और आप कहते हैं हम राजनीति नहीं करते। और वैसे भी ये जब राम का नाम लेते हैं, प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, तो हमारे बंगाल में कहावत है, भूतेर मुखे राम नाम।
भूत के मुख में राम नाम जैसी बात हमें इनसे लगती है। इन्होंने कहा कि सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहां प्रतिबंध लगा मैं बता नहीं सकता। लगभग 1.5 लाख सरस्वती पूजा कमेटियां पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा का आयोजन करने की प्राय प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक मोहल्लों में आपको सरस्वती पूजा के समय में सरस्वती पूजाएं होती है और बहुत शान से होती है, बहुत दिव्य भव्य तरीके से होती है। कहीं कोई प्रतिबंध की बात हमें नहीं भाई लगी। गलत नहीं है ना, दुर्गा आंगन बनाना या महाकाल मंदिर के निर्माण की बात एकदम आदेश था ये, मैं इसकी प्रति भेज देता हूँ। एक मिनट, कोई एकाध पूजा कमेटी के साथ कुछ विवाद हो गया होगा तो वो अलग बात है। प्रति स्मृति भ्रंश का रोग हो सकता है। इन्होंने एक बात और कही, हनुमान जयंती पर प्रतिबंध लगाने की। मैं खुद हनुमान जयंती के आयोजन से जुड़ा रहा हूँ, चले ठीक और आज से नहीं 84-85 से जुड़ा रहा हूँ। लेकिन अच्छी बात है ना संजय शर्मा जी, संजय शर्मा जी, ये अच्छी बात है। और ये मेरी समझ से दूसरा परे है कि मेरी भक्ति सच्ची, बाकी सारी भक्ति नकली। अब ये कैसे नाप लेते हैं आप तमाम राजनेता, ये मेरे थोड़े समझ से परे है। अब असीम वकार साहब, मैं आपको चर्चा में लेकर आ रही हूँ। दो बातें हैं, एक बंगाल में और एक यूपी में। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हुमायूं कबीर ने की तो ममता बनर्जी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया और हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि सरकारी खजाने से मंदिर बन सकता है लेकिन मस्जिद बनाने पर रोक है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मजहबी जुनून और सत्ता के तुष्टीकरण के लिए अयोध्या में लगातार संघर्ष होता रहा। क्या स्टैंड है आपका इन दोनों बातों पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 बार से पूरी ताकत लोकसभा और विधानसभा में लगाकर देख चुकी है। उसने ममता जी के सारे विधायकों को, कई लोगों को तोड़ा, तोड़ने के बाद अपनी पार्टी में शामिल किया। उसके बाद उसने हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोक के रखा है। ममता बनर्जी की जो वोटिंग होती है जब इलेक्शन में, तो ममता बनर्जी की जो गिनती शुरू होती है वो 35% से शुरू होती है, 35% से। और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि उनकी गिनती 35% से शुरू हो, इसलिए उसने बहुत हथकंडे अपनाए हैं। उन्हीं में से कई एक हथकंडे ऐसे भी हैं जो जनता समझ रही है। पिछली बार भी मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका था। इस बार भी मुसलमान पूरी ताकत लगाकर रोकेंगे। देखिए, मैं तो बीजेपी का विरोधी हूं और मेरी तो मंशा ये होती है कि हिंदुस्तान के जितनी भी स्टेट है उनसे बीजेपी गायब हो जाए और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार ना रहे। मैं समझता हूँ ये गुनाह नहीं है, ये विपक्ष, हर पूरा विपक्ष यही चाहता है। मैं भी यही चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार ना बने और जहां बनी है वहां हट जाए। तो इसमें कौन सी परेशानी है? अभी आपने हुमायूं कबीर की बात की, मैं हुमायूं कबीर के विरोध में हूं, आप उसके पक्ष में क्यों हैं ये बता दीजिए। भाई, हुमायूं कबीर से हमारे प्रेम शुक्ला जी को या पराची पराशर जी को या रजत शर्मा जी को या बाकी और लोगों को क्या मोहब्बत नहीं, है? असीम वकार साहब, ये मोहब्बत तो आप लोगों की है, बेवजह हम लोगों को सकता बदनाम करते हैं नहीं, हो सकता हो मोहब्बत तो आप लोगों की होती है। ये छुप छुप के मोहब्बत है जो पर्दे के पीछे से होती है। बदनाम खामखाम पत्रकारों को कर देते हैं आप। अब हुमायूं कबीर आप लोगों के द्वारा ही खड़ा किया हुआ एक शख्स है, राजनीतिक शख्स है, कभी इनकी पार्टी कभी उनकी पार्टी, घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, लेकिन आप बदनाम खामखा हमें कर देते हैं। खैर, आपकी एक इच्छा है, उस पर सवाल प्रेम शुक्ला जी आपसे जवाब दे दीजिए। भाई, ये तो आसिम वकार साहब बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, भाई हम चाहते हैं बीजेपी सत्ता में ना आए और बंगाल में भी ना आए। कोई गलत बात थोड़ी ना है, आप उसके लिए चाहे कुछ करना पड़े। कौवे के साप से जो है नंदिकेश्वर के स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ेगा? कौवे साप देते रहे, नंदिकेश्वर जो है वो लगातार चलते रहेंगे और जन कल्याण करते रहेंगे। जवाब असीम वकार साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी बी टीम बनाती रहती है, वो बी टीम सी टीम डी टीम तैयार करती रहती है, अपने दम पे जीतती नहीं है। लीजिए, आ गया एक आरोप आप पर वकार साहब, आप उनको उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो आप ही को अलग कर दिया, ए टीम बी टीम सी टीम में गिन दिया आपको। वकार जी बोले, रुक जाए, बताइए वकार साहब बोले। पैदा किए हुए एक इंसान है। असीम वकार जी, आवाज आ रही है?
अब पहले तो कंफर्म कीजिए वो कह किसको रहे हैं। नहीं, पहले कंफर्म कीजिए वो कह किसको रहे हैं। अगर मुझे कह रहे हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा। वो तो हुमायूं कबीर को भी कह रहे हैं और आप लोगों को भी कहते ही रहे हमेशा। नया आरोप तो है नहीं, या अब आरोप बदल गए हो तो मैं कह नहीं सकती सर, राजनीति में सब संभव है। वो तो बहुजन को भी नहीं, वो बहुजन को भी कहते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को भी कहा, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी कहा, वो सबको कहते हैं। तो क्या किया जाए भाई? उन्होंने तो हिंदुस्तान में कोई छोड़ा ही नहीं जिसको बीजेपी का एजेंट नहीं कहा है। मुझे बताइए किसको उन्होंने नहीं कहा है। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं याद दिलाऊं फिर आपको कहां कहां कहा गया है। देखिए ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है सत्ता में आ जाए, हम लोग चाहते हैं वो सत्ता में ना आए। वो सरकार पक्ष को अपने मजबूत कर रही है, हम लोग विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई सदियों से चली आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। वो देख लीजिए विपक्ष में आपका जो ओहदा है वो कहाँ है, या विपक्षी आपको साथ लेकर चलते हैं कि नहीं चलते हैं। बिहार में तो हमने देख लिया था आपने किसको ज्यादा डैमेज किया और फिर किसको आपने समर्थन दिया। मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती है मैडम, मुझे इसकी फिक्र नहीं मैडम सुनिए, मुझे इसकी फिक्र नहीं रहती है कि मुझे साथ लेके कौन चलेगा। मुझमें खुद में मुझे अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, अकल दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, मैं खुद चल सकता हूँ, कुछ सोच सकता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है वकार साहब। और अगर इतना ही विपक्ष को मजबूत करना था तो बिहार में इनकी सरकार को आप समर्थन ना देते, फुल समर्थन। इतना ही मेरे पास खैर वक्त था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।